सभी मित्रों का कहानियों के संसार में एक बार पुनः स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष शिवानी की प्रसिद्ध कहानी तोमार जे दक्षिण मुख लेकर उपस्थित हुई हूँ। गंभीर रात्रि की गहन शून्यता में तमिलनाडु एक्सप्रेस तेजी से वन अरण्यों को चीरती जा रही थी। उस सुदीर्घ यात्रा में अपने डिब्बे का एकांत सहसा मुझे भयावह लगने लगा। एक बार कंडक्टर आकर बड़ी नम्रता से पूछ गया था, मैडम, यदि आपको अकेले में सफ़र करने में आपत्ति हो तो बगल के डिब्बे में ऊपर की एक बर्थ खाली है। नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ, क्या मैंने उसका विनम्र प्रस्ताव फेर दिया था। अटपटे अनचीने यात्रियों के साहचर्य से मुझे एकांत ही अच्छा लगता है, किंतु अंधेरा होते ही वही एकांत मुझे सहमा गया। बत्ती जलाकर मैंने एक बार पढ़ी पत्रिकाओं को फिर उल्टा पलटा। चिटकनी ठीक से लगी है या नहीं यह देखा। सिरहाने की खिड़की के दोनों शटर चढ़ा लिए, फिर भी न जाने कैसा भय लग रहा था। इससे पूर्व भी कई बार अकेले कूपे में यात्रा कर चुकी थी, किंतु ऐसे अस्तित्व बोध ने कभी नहीं सहमाया। मन ही मन मनाती जा रही थी कि किसी सदगृहस्थ का परिवार सहयात्री बन जाए, क्योंकि कंडक्टर कह गया था नागपुर से प्रायः ही भीड़ बढ़ती है। नागपुर में कोई परिवार तो नहीं आया, किंतु एक के बाद एक दो सहयात्रियों ने मेरे सशंकित चित्त को स्वयं शांत कर दिया। एक महाराष्ट्रीय महिला केवल एक टोकरी और एक बटुआ लेकर ठीक सामने की बर्थ पर आकर बैठ गई तो मेरा चित्त विक्षण हो गया। मैं समझ गई थी कि उसकी यात्रा निश्चय ही रस्व होगी, शायद 3-4 स्टेशन बाद ही उतर जाएगी, क्योंकि संसार की कोई भी नारी दीर्घ यात्रा बिना सामान के संपन्न नहीं कर सकती। मेरा अनुमान ठीक ही था। मुझे वर्धा तक कुछ काम था, गांधी साहित्य पर रिसर्च कर रही हूँ। नागपुर बहन के पास आई थी, अब दूसरी बहन के पास जा रही हूँ। चौथा स्टेशन पड़ेगा। मेरी वह प्रगल्भ सहयात्रिणी उस संक्षिप्त अवधि में भी निरंतर मैना सी चहकती अपना पूरा परिचय दे गई थी। उसका नाम अनुसुईया पटवर्धन है। विवाह नहीं किया, लड़कियों के किसी कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल है। यूनिवर्सिटी में पढ़ाने की महत्वाकांक्षा ने ही उसे पीएचडी के लिए प्रेरित किया है। वृद्धा माँ साथ रहती हैं, इसी से विवाह नहीं किया। उसने लजाकर कहा, मैं विवाह कर लेती तो माँ को कौन देखता। फिर एक भाई भी है, एकदम आवारा, गत 7 वर्षों से लगातार हाई स्कूल में फेल हो रहा है। उसके भरोसे माँ को छोड़ नहीं सकती, इसी से कल ही लौट जाऊंगी। वह यदि नहीं भी बतलाती तब भी मैं जान जाती कि वह कुंवारी है। 32 वर्षों का संचित कौमार्य उसकी प्रत्येक गतिविधि में स्पष्ट होकर उभर रहा था। कभी चश्मा खोल आंखों में किसी दवा की बूंद छोड़ती, कभी सरदर्द की गोली बटुए से निकाल मुंह में धर लेती, कभी नाड़ी पकड़ उसी का स्पंदन सुनने लगती, और फिर सहसा बटुए से अपने किसी गुरु का विवर्ण चित्र निकाल ललाट में लगा होठों ही होठ में न जाने कौन सा मंत्र बुदबुदाने लगती। मैंने उससे उसके उस गुरु के चित्र के विषय में कुछ नहीं पूछा, इससे शायद उसे निराशा भी हुई। फिर वह स्वयं ही कहने लगी, पिछले वर्ष काशी में इनके दर्शन हुए, वहीं दीक्षा मंत्र लिया। 225 वर्ष के हैं। मुझसे बोले, बेटी दुखी क्यों है? मैंने कहा, महाराज, इस अनित्य संसार और जगत के कष्ट की ज्वाला से दग्ध हूँ। बोले, तुम्हारा कष्ट देखकर ही मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। एक शब्द दूंगा, उसे ग्रहण करो, उसके प्रभाव से तुम्हारे समस्त कष्टों की परम निवृत्ति हो जाएगी। उन्होंने मुझे दीक्षा मंत्र दिया और मेरी ही आंखों के सम्मुख अकस्मात अंतर ध्यान हो गए। सुना है ऐसे दिव्य पुरुष महानिशा में भी संचरण करने में समर्थ होते हैं। आहा, कैसा ज्योतिर्मय रूप और भव्य मुखमंडल पर कैसी अपार करुणा। भावावेश में अनुसुईया पटवर्धन दोनों आंखें बंद कर झूमी रही थी कि द्वार पर दस्तक हुई। चित्र को बटुए में डाल वह किसी षोडशी जैसी फुर्ती से उछली और चट द्वार खोल फिर अपनी बर्थ पर बैठ गई। द्वार पर एक भुजंग सा काला व्यक्ति खड़ा हो गया था। पीछे पीछे कंडक्टर था। क्षमा कीजिएगा, आपको यदि आपत्ति न हो तो क्या मैं ऊपर की बर्थ लेने की धृष्टता कर सकता हूँ? ये लेडीज कूपे हैं, इसमें आप कैसे आ सकते हैं?
मेरा स्वर शायद आवश्यकता से कुछ अधिक ही रूखा हो उठा था। इस बार उस यात्री की कैफियत देने उसके पीछे खड़ा बौना कंडक्टर आगे बढ़ाया। आई नो मैडम, पर कहीं भी कोई बर्थ खाली नहीं है और यह बेचारे बीमार हैं। मृत्यु शैया पर पड़ी बहन को देखने जा रहे हैं। यदि आप लोग दया करें तो शायद बहन का मुख देख लें। खीसे निपोड़ते वह ऐसे विनम्र होकर दोहरा हो गया जैसे वह स्वयं अपनी पैरवी कर रहा हो। मैं समझ गई कि उसकी मुट्ठी पर्याप्त मात्रा में गर्म की गई है। आप किसी अन्य महिला को हमारे डिब्बे में भेज उनकी बर्थ उन्हें क्यों नहीं दे देते? मैंने भुनभुना कर कहा। जानता हूँ मैडम, जानता हूँ, वही किया था, पर सब अपने परिवार के साथ हैं। लंबी यात्रा में सब एक साथ रहना चाहते हैं। कोई बात नहीं, आ जाइए ब्रदर, कम इन। अनुसुईया पटवर्धन ने स्नेह विगलित स्वर में उस अनजान यात्री को अपना अविवेकी आमंत्रण दिया तो मेरे जी में आया तत्क्षण उसे चीरकर धर दूं। उसका भला क्या बिगड़ेगा? चौथे स्टेशन पर पल्ला झाड़कर चल देगी। मुझे ही तो उस भयावह व्यक्तित्व का सानिध्य रात भर सहना पड़ेगा। शायद मेरे हृदय की भुनभुनाहट मेरे चेहरे पर स्पष्ट होकर उभर आई थी। अनुसुईया पटवर्धन मेरे दोनों हाथ पकड़कर हंसकर कहने लगी, नाराज हो गई बहन? बर्थ देने न देने वाले हम तुम नहीं हैं, प्रयोज्य करता है स्वयं परमात्मा। वास्तविक प्रेरक वही है, मैं या तुम नहीं। समत्व योग है। बेचारा यदि एक बर्थ पाकर अपनी बहन का अंतिम दर्शन कर लेता है तो हमें कैसी आपत्ति? थैंक यू मैडम। वह व्यक्ति कृतज्ञता से दोहरा होता बर्थ के ही एक कोने पर बैठ गया। अब तक मैंने उसका चेहरा ठीक से नहीं देखा था। सहसा मुझे झटका लगा। कैसे पहचाना पहचाना सा चेहरा लग रहा था। मैं द्रुत गति से अचल स्मृति की अतल गहराई से पूर्व परिचित चेहरे खींच खींच कर उससे मिलाने लगे, किंतु स्मृति मेरी प्राणांतक चेष्टा के बावजूद अचल बनी जा रही थी। जी में आ रहा था पूछूं, कौन हो तुम? कहाँ परिचय हुआ है पहले? भयावह रूप से काला चेहरा, सफ़ेद सफ़ेद दांतों की खिसियाई सी हंसी और धृष्ट आंखों की तीखी मुखर दृष्टि जो बार बार मेरे चेहरे पर निबद्ध हो रही थी। तब क्या वह भी मुझे पहचानने की चेष्टा कर रहा था? पहचान कर भी न पहचान पाने की अकुलाहट मुझे भी सहमा रही थी। अच्छा, तो आप भी मद्रास जा रहे हैं? अनुसुईया पटवर्धन उस यात्री से ऐसी अंतरंगता से बतियाती चली जा रही थी जैसे वह उसकी कोई बहुत बड़ा आत्मीय हो। चलिए, इनका साथ हो जाएगा, नहीं तो बेचारी अकेली ही जाती, मैं तो बीच में ही उतर जाऊंगी। ओह, तो आप भी मद्रास ही जा रही हैं? उसने हंसकर पूछा, और एक क्षण के उस गतिहीन शब्दहीन दृष्टि विनिमय ने मेरे संदिग्ध चित्र को सचेत कर दिया। कैसी मूर्ख थी अनुसुईया पटवर्धन। यह कहने की क्या आवश्यकता थी कि वह बीच में ही उतर जाएगी और मैं मद्रास जाऊंगी? फिर मद्रास तक की यात्रा के लिए विचित्र यात्री एक सामान्य सा थैला भी तो नहीं था। एक क्षण को 2 दिन पूर्व पढ़ी गई अखबारी कतरन की स्मृति मुझे भयत्रस्त कर गई। फर्स्ट क्लास के डिब्बे में लेडी डॉक्टर की निर्मम हत्या, हत्यारा फरार। अनुसुईया का अनर्गल प्रलाप बड़ी देर तक चालू रहा। वह यात्री किसी लंगूर की तरह लपकता कब का अपनी बर्थ पर चढ़कर सो गया था। जैसे जैसे अनुसुईया का गंतव्य स्टेशन निकट आ रहा था, मेरा शंकालु चित्त काल्पनिक दुर्घटनाओं का जाल बुनता सहमा जा रहा था। फिर मैं उसी उलझन में अपना भावी निश्चय ले चुकी थी। अनुसुईया के उतरते ही मैं स्वयं गार्ड से जाकर कह दूंगी, या तो मेरे डिब्बे में किसी महिला यात्री को भेजने की व्यवस्था करें या इस समाज विहीन रहस्य पुरुष यात्री को अन्यत्र भेजें। कोई भी महिला यात्री अकेले डिब्बे में पुरुष यात्री की उपस्थिति पर आपत्ति प्रकट कर उसका स्थानांतरण करा सकती है। यह रेल नियम मैं जानती थी। फिर मेरा पक्ष तो और भी सबल था। लेडीज कूपे में वह कैसे आया? किंतु अनुसुईया पटवर्धन मुझसे भावभीनी विदा लेकर उतरी तो वह धृष्ट व्यक्ति स्वयं ही छिपकली सा नीचे की बर्थ पर सरक आया। मैं उठकर बाहर जाने के लिए चप्पल पहन रही थी और जैसा कि प्रायः होता है, ठीक ऐसे अवसरों पर चप्पलों का जोड़ा विधुर बना दूसरी चप्पल ढूंढने भारी भरकम बक्सों के पीछे भागने लगता है।
मुझे भी अपनी एक चप्पल नहीं मिल पा रही थी। यह रही मैडम। वह मेरी एक चप्पल हाथ में लिए अपनी वही खिसियाई हंसी हंस रहा था। मैं चौंक कर मुड़ी। शायद सड़क कर मेरी सीट के नीचे आ गई थी। फिर एक लंबी सांस खींचकर वह किसी दार्शनिक की भंगिमा में बड़े गंभीर स्वर में कहने लगा, समय की बलिहारी, कभी ऐसे ही तुमने मुझे चप्पल दिखाकर थर थर कँपा दिया था। मेरा कलेजा भय से हिम हो गया। कौन था यह? कौन? शायद तुमने नहीं पहचाना। क्यों? अब भी याद नहीं आया? यह दांत देखो, आप शायद पहचान लोगे। आज से 35 वर्ष पूर्व तुम्हारे भाई के उस घातक मुक्के ने इसको स्मृति चिन्ह बनाकर छोड़ दिया था। भद्दा लगता था। इसी से विशालाक्षी ने एक दिन जिद करके यह सोने का कैप लगवा दिया। अब याद आया? हे भगवान! तब क्या यह भागा आज 35 वर्ष बाद मेरे भाई के मुक्के का प्रतिशोध लेने मुझे ढूंढता यहाँ आया था? पहचान लिया था। कैसी मूर्खा थी मैं, जो अब तक नहीं पहचान सकी। उसे भला भूल सकती थी? उस दानव की विचित्र गतिविधि, जिसने कभी मेरा जीना दूभर कर दिया था, जिसके लिखे 17 पृष्ठों के सुदीर्घ प्रेम पत्र आदिवासी शत्रुओं के विष बुझे तीरों की भांति हॉस्टल छोड़ने पर भी मेरा पीछा करते रहे थे, जिसको देखते ही मेरा सर्वांग घृणा और भय से सिहर उठता था, जिसकी धृष्ट हंसी मेरे भाई के सशक्त मुक्के से भी म्लान नहीं हो पाई थी, जो निरंतर छाया की भांति मेरा पीछा करता, मेरा छाया ग्रास निगलता, मेरे छात्र जीवन में पूरे 5 वर्षों तक विष घोलता रहा था। उसे भला भूल सकती थी? फिर एक बार सहसा साहस कर मैंने भरी कक्षा में ही उसे बुरी तरह फटकार दिया था। आज अंतिम बार तुम्हें चेतावनी देती हूँ राघवन, ऐसे मेरा पीछा किया तो फिर मेरे इस ब्रह्मास्त्र को देख लो। कह मैंने अपनी चप्पल दिखा दी। सार्वजनिक सभा में दी गई मेरी वह मुंह फटकार पाकर उसी दिन से उसने मेरा पीछा करना छोड़ दिया था और मुझे यूं उस घिनौने व्यक्ति से मुक्ति मिल गई। इतने वर्षों में वह फिर मुझे आज तक कभी नहीं दिखा, जबकि प्रायः ही इधर उधर जाने पर मेरे सहपाठी मिलते रहते, और आज पूरे 35 वर्षों के पश्चात वह अचानक मुझे फिर से टकरा गया। मेरे लिए टकराहट निश्चय ही सुखद नहीं थी, क्योंकि बार बार वह अपने सोने के दांत की भग्न प्राचीर चमकाता मेरे भाई के मुक्के का उल्लेख करता जा रहा था। एक प्रकार से मैं ही उसके उस दंत के खंडित वैभव के लिए उत्तरदायी थी। उस पर जब मैं पौषोत्सव मेले से लौट रही थी तो वह न जाने कहाँ से सहसा प्रकट हो मेरे पीछे लग गया। तब तक उसे चप्पल की चेतावनी नहीं मिली थी। जितनी ही तेजी से मैं अपनी चाल बढ़ाती, दुगनी तेजी से वह अपनी लंबी लंबी डगें भरता छाया बन मेरा अनुसरण कर गुनगुनाने लगता। तभी उसने अचानक अपने निर्लज्ज आचरण से मेरा खून खौला दिया। एकदम बढ़ मेरे स्कंध पर हाथ धर जैसे ही उसने 12th नाइट के प्रणय की प्रेमोन्मत्त पंक्तियां दोहराई, मैंने पलटकर उसे एक करारा तमाचा जड़ा और तेजी से भागी। वह शायद अंधेरे में अपने मित्रों के साथ आगे आगे जा रहे मेरे भाई को नहीं देख पाया था। वह आगे बढ़ा। उधर मेरा भाई मेरी फरियाद सुन उतनी ही उग्रता से पीछे पलटे। साथ में था उनके साथियों का पूरा झुंड। यह तब की बात है जब मित्र की बहन स्वयं अपनी भी बहन हुआ करती थी। शेक्सपियर की भावभीनी पंक्तियों की आवृत्ति का पुरस्कार राघवन को तत्काल मिल गया। आज उसी घटना का उल्लेख कर वह शायद मुझे इतने वर्षों बाद एक एकांत में फिर सहमाना चाह रहा था। तुम्हारे भाई के मुक्के ने मेरा दांत तोड़ा था, उसने कहा तो मैं चुप नहीं रह सकी। बुनबुनाकर मैंने कहा, ठीक किया था। तुम्हारी बहन को कोई एकांत में ऐसे घेरता तो क्या तुम उसका दांत नहीं तोड़ते? नहीं मैडम। वह फिर अपनी वही निर्लज्ज हंसी हंसकर कहने लगा, मेरी बहन को कोई कभी नहीं घेर सकता। जानती हैं क्यों? उसकी एक आंख कांच की है और रंग एकदम मेरा पाया है। उस पर सारे चेहरे पर चेचक के दाग, और अब तो वह फिर खुक खुक कर हंसने लगा। तिरुपति में बाल कटवाकर और भी भयानक लगने लगी है। एकदम हमारी बिरादरी में फिट बैठती है। 60 साल की हो गई है। अभी अभी मिलकर आ रहा हूँ। मैं गया तो चटाई बिछाकर चित लेटी थी। लगता था 4 कंधों पर गोपालम गोपालम कहे जाने को तैयार होकर लेटी है।
जैसे ही मैंने कहा, क्यों रे मुरग्गम्मा, कैसी है, बस चीख कर फटाक से बेहोश हो गई। तब से अचेत पड़ी है। इसी से फिर उसे देखने जा रहा हूँ। वैसे मैं तुम्हारी भी बराबर खबर रखता था। बड़ी खुशी होती थी सुनकर तुम्हें जीवन में भरपूर सुख मिला, पति सुख, संतान सुख, वैभव, ख्याति, और मुझे, वह फिर अपनी विभत्स हंसी हंसा। केवल दुर्नाम, कुख्याति और अशांति। पहले बैंक में नौकरी की, कुछ साल सुख से कटे, विवाह किया, पत्नी के चेहरे की लुनाई देखकर ही रीझा था। अंतर का चेहरा कितना कुत्सित है मैं देख नहीं पाया। उसकी नित्य नवीन फरमाइशें पूरी करने में कब मेरी निष्ठा का आसन डिग गया मैं जान भी नहीं पाया। इधर बैंक की राशि की तिल तिल की खिसकन मेरे विलासिनी जीवन सहचरी की समृद्धि का भंडार भर रही थी, उधर मुझे पीने की बुरी लत पड़ चुकी थी। निर्जला आसव का घूंट मेरा विवेक एकदम भ्रष्ट कर चुका था। एक न एक दिन मेरे हाथ की सफाई ही मेरा काल बन मेरे काले मुख को और काला कर देगी, यह मैं जानता था। फिर भी उस मायावनी का सौंदर्य मुझे विवेकहीन बनाता चला गया। तुम्हारे बाद मैंने केवल उसी से प्रेम किया था। ट्रेन अचानक उन गहन सुरंगों में सरकने लगी जहाँ का अंधकार साहसी से साहसी यात्री चित्त को भी अपने अस्वाभाविक अंधकार से कपकपा देता है। वह सहसा चुप हो गया था। अंधेरे में उसकी वाणी भी एक पल को शायद स्तब्ध हो गई थी। फिर वह उसी छंदमयी गति से चालू हो गया। तुमसे मुझे सदा तिरस्कार ही मिला, केवल लांछन, अपमान, पर उससे अनंत प्रेम, अकपट सेवा और कार्पण्य रहित अनुराग, साहचर्य। मैं बीमार पड़ता तो वह रात दिन मेरे सिरहाने बैठी रहती। चिड़चिड़ाने लगता तो वह धरती सी सहिष्णु बनी मेरे पैरों में लौटने लगती। मैं क्या जानता था कि वह अभिनयशीलता नटनी एक भद्दे नाटक का मंचन मात्र कर रही है। ठीक भी तो था। अभिनय तो उसने जीवन घुट्टी में पिया था। वैश्या जननी के पान में छलना का विष न मिलता तो क्या अमृत का घूंट मिलता। जब होश आया तब तक मैं पूर्ण रूप से छला जा चुका था। एक दिन अचानक नियति स्वयं मुझे नाटक का अंतिम यवनिका पात कराने अधूरे दौरे से घर लौटा। मंच पर प्रसाधनहीन, सज्जाहीन नटी नट के असली चेहरे मैंने देख लिए। प्रवंचक था मेरा अभिन्न मित्र अखिलन। जिस अवस्था में मैंने दोनों को देखा उसे देख शायद कोई क्लीवपति ही चुप रह सकता था। मेरा मदालस उन्मत्त चित्त उसी क्षण प्रतिशोध लेने को अधीर हो उठा। मेज पर धरी बोतल से ही मैंने दोनों की एक साथ कपाल क्रिया कर दी। मेरा निशाना बचपन से ही अचूक रहा है। ट्रेन एक के बाद एक 5वीं सुरंग पार कर 6ठी से गुजर रही थी। टोकरी में धरी अपनी पानी की कांच की बोतल का ध्यान आते ही एक अनजान आशंका ने मेरा कलेजा जकड़ लिया। क्या इतने वर्षों बाद यह दानव मुझसे अपने विफल प्रेम और टूटे दांत का प्रतिशोध नहीं ले सकता? पर फिर उसने अपनी क्षणिक चुप्पी भंग कर कहा, कहते हैं विपत्ति कभी अकेले नहीं आती। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मुंह में दबी सिगरेट की ऊर्ध्वमुखी फूंक को धूम्र रेखा से बिखरा वह हंसा और अंधेरे में उसका सोने का दांत कृष्ण मेघखंड में चमकी बिजली की तीक्ष्ण रेखा सा चमकने लगा। नशा उतरा तो मुझे सहसा अपने भयंकर अपराध बोध का बोध हुआ। मेरे पिता वारंगल के प्रसिद्ध महाजन थे। दिन रात लाखों का लेन देन होता था। उनका वैभव मुझे कानून के घेरे से निश्चय छुड़ा सकता था। फिर मेरा पक्ष भी इतना दुर्बल नहीं था। दुराचारणी पत्नी को मैंने रंगे हाथों उसके प्रेमी के साथ पकड़ा था। अपराधी मैं नहीं था, अपराधी था पति का आहत पौरुष, और उसे अदालत निश्चय ही क्षमा कर सकती थी। किंतु एक तो बचपन से ही मैं विधाता की आंखों का कांटा था। उस पर विशालाक्षी वैश्या की दत्तक पुत्री थी। उससे विवाह कर मैंने बहुत पहले ही पिता को शत्रु बना लिया था। उधर जब जघन्य युक्त हत्या का मुकदमा मुझ पर चल रहा था तभी बैंक की खयानत ने भी मुझे जकड़ लिया। एक बात और भी मेरे अपराध को जघन्य बना गई थी। विशालाक्षी के पोस्टमार्टम ने एक सत्य को और उद्घाटित कर दिया था, वह गर्भवती थी। यद्यपि मुझे पूर्ण विश्वास है कि उस अजन्मा संतान का जनक मैं नहीं था,
अखिलन ही था। फिर भी भावी जननी की हत्या साधारण हत्या के दायरे में नहीं आती। उस पर अखिलन की गर्भवती पत्नी ने भी पति की हत्या का समाचार सुनते ही आत्महत्या कर ली। एक साथ 3 हत्याओं के हत्यारे को भला कौन अदालत क्षमा करती? क्या सजा मिली जानती हो? फांसी। उसकी करुण आंखें दूसरी बार मुझसे टकराईं। जीवन में पहली बार मुझे उस अभागे पर तरस आया। चिंता एक ही थी, वह कहने लगा। सुना था ऐसी मौत मरने वाला उस लोक में भी बड़ी अशांति में भटकता है। गया की प्रेत शिला का पिंडदान उसकी आत्मा को शांति दे पाता भला? एक लंबी सांस खींचकर वह फिर चुप हो गया। मैं अब तक एक शब्द भी नहीं बोली थी। मैंने देखा उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बड़ी बड़ी वर्षा की सी बूंदों में टपकने लगे। एकाएक मेरी सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि का आभास पाते ही वह किसी बेंत खा रहे बच्चे सा ही सुबकने लगा। मैंने किसी वयस्क पुरुष को ऐसे रोते पहले कभी नहीं देखा था। राघवन, दुखी मत हो। बिना किसी हिचक के मैंने उसके सिसकियों से कांपते स्कंधों को थपथपाकर कहा। तो स्वयं आश्चर्य हुआ। जिसे देखकर ही मैं कभी घृणा से सिहर उठती थी, उसका स्पर्श मैं बिना किसी हिचक के उस दिन कैसे सहन कर सकी, मुझे आज भी कभी कभी सोचकर आश्चर्य होता है। बढ़ती वयस मनुष्य को शायद उत्तरोत्तर सहिष्णु बनाती चली जाती है। सुनो राघवन, तुम्हें याद है ना, हमारी बुधवार की प्रार्थना सभा में आचार्य क्षिति मोहन सेन हमें 4 पंक्तियां अवश्य सुनाते थे। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, असतो माँ सद्गमय, मृत्योर्मामृतम गमय। अंधकार थे के अमादेर, आलोते निमे जाओ, असत्य थे के सत्य नए जाओ, तोमार जे दोखिन मुख। उसी नाम का स्मरण करो राघवन, तुम्हें फिर परलोक का भय नहीं सताएगा। अपने उस उपदेश की व्यर्थता का आभास तो मुझे बहुत बाद में मिला। उस अभागे को क्या अब परलोक का भय रह गया था? मेरी बात आधी ही सुन वह एकाएक किसी नींद में चलने के अभ्यस्त अर्ध जागृत यात्री सा उठा और अब बिना कुछ कहे मेरी ओर देखे बिना बिना गाड़ी रुकने की प्रतीक्षा किए उठकर चला गया। एक बार जी में आया लपक कर चटकनी चढ़ा दूं, ऐसा सुअवसर फिर नहीं जुटेगा। पर फिर सिसकियों से कांपते उस दुर्बल कंधे और काले पिचके कपोलों पर बहती आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदों की स्मृति मुझे दुर्बल बना गई। मेरा वह क्लांत दुखी सहपाठी भले ही खाज से गले दुरदुराए श्वास दयनीय अतिथि क्यों ना हो, यदि मेरी सहानुभूति की छाया में कुछ क्षण सुस्ता भी ले तो मेरा क्या बिगाड़ देगा। पर वह नहीं आया। मद्रास से हैदराबाद गई और अनेक पुराने सहपाठी सहपाठिनियों का अता पता ढूंढ फोन कर उन्हें अपने होटल में एकत्रित किया तो अवाक रह गई। क्रूर कालचक्र क्या किसी को नहीं छोड़ता? कितने बदल गए थे सब, किंतु स्नेह वही था। कितने पुष्पगुच्छ और कितने पुष्पहार, कितनी सुखद स्मृतियों के गड़े मुर्दे खोद खोद कर निकाले गए। कितनी पिकनिकों, कितने उत्सवों की स्मृति फिर सजीव हो उठी। तभी अचानक मुझे सिसकियों से कांपते राघवन के कंधे की याद आ गई। तुम लोग जानते हो मुझे ट्रेन में इस बार कौन मिला? कौन? सबने एक साथ पूछा। राघवन। बड़ा तरस आया बेचारे पर। कौन मिला? क्या कहा तुमने? शंकर ने पूछा। राघवन, मैंने कहा। भीमरती धेरे छे नाकी, पागल हुई हो क्या? उसे तो फांसी हुए ही 15 साल हो गए। मैं ही उसकी डेड बॉडी क्लेम करने गया था। उसके पिता मेरे रिश्ते के चाचा लगते थे। उन्होंने जाने से साफ इनकार कर दिया था। इसी से अपने बड़े भाई के साथ मैं ही बॉडी क्लेम करने गया था और हम दोनों भाइयों ने ही गोदावरी तट पर उसका अंतिम संस्कार किया था। कहीं किसी और की बॉडी क्लेम कर चिता पर तो नहीं धरा है? मैंने बड़ी चेष्टा से हंसकर पूछा। उधर मेरा हथपिंड बड़ी दुराशा से घड़ी के पेंडुलम सा धड़ फाड़े डाल रहा था कि शंकर कह दे, हाँ भाई, मुंह नहीं देखा, सील्ड बॉडी थी। नहीं जी, राघवन के चेहरे को पहचानने में भला कोई भूल कर सकता है? एकदम वैसा ही था, केवल गाल कुछ पिचक गए थे। और जिस दांत को तुम्हारे भाई ने तोड़ा था
उस पर सोना मढ़ा लिया था बेचारे ने। शायद तुम्हारे ही स्मृति चिन्ह को गौरव प्रदान करें। शंकर ने सामान्य रसिकता करने की चेष्टा की, पर उसका परिहास मुझे नहीं गुदगुदा पाया। मुझे तो लगा मेरी ट्रेन एक बार फिर उन 7 अंधी सुरंगों से गुजर रही है और मैं राघवन के सिसकियों से कांपते कंधों को थपथपाती हूँ। तोमार जे दोखिन मुख, तोमार जे दोखिन मुख। धन्यवाद। यदि आपने कथा यहाँ तक सुन ही ली है और यदि आपको यह अच्छी लगी हो, तो इसी प्रकार की और कथाएं सुनने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं।